Sir, Come in. Morning. Good afternoon. Take your seat. आप कहाँ से आ रहे हैं? पटेल नगर से। पटेल नगर। अच्छा, वहीं रहते हैं? हाँ सर, फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश PCS ज्वाइन करना चाह रहे हैं। यस सर। पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ सर, पहली बार है। रिटर्न कितनी बार दिए हैं? सर पहली बार था। पहली बार। अब बताएं, जो ये इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं, यूपी में भी हुए होंगे, गुजरात में बहुत सारा बार हो चुका है, इससे क्या फ़ायदा होता है स्टेट को? सर इससे स्टेट को ये फ़ायदा होता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी रोडवेज, एक्सप्रेसवेज, इन सब में यूज होता है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। यूपी में बाहर से कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आया? सर अभी हमारे CM सिंगापुर और जापान गए थे। हाँ। तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिला है। उन्होंने AI के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और एक्सप्रेसवे और मेट्रो, इन क्षेत्रों में काफ़ी। इन्वेस्टमेंट समिट्स में पहले क्या होता है, इसकी जानकारी है? MOU साइन होता है हाँ सर। और कंपनीज साइन करते हैं कि इतना मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो करते नहीं। हो गया MOU साइन हो गया, उसका भूल जाते हैं। कुछ ऐसा आपके पास जानकारी है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे गलत सिद्ध कर दें आप। सर MOU साइन होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है, उससे काम होता है, लेकिन आप एग्जाम्पल देना, यूपी में कहाँ इन्वेस्टमेंट आया है बाहर से? सर लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो? सर आइडिया। लखनऊ मेट्रो को में इन्वेस्टमेंट किसने किया है? सर एग्जैक्टली नहीं पता, बट गेस कर सकता हूँ सर। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की है? सर मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया DU से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ, किस कॉलेज? आचार्य नरेंद्र कॉलेज। कहाँ पर है ये कालका जी में है, गोविंदपुरी। अच्छा, वहाँ से मैथमेटिक्स ऑनर्स किया? हाँ सर, फिर उसके बाद मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस? ये कहाँ से किया? सर ये इग्नू से किया है। इग्नू? ओपन यूनिवर्सिटी है सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी था? हाँ, सब्जेक्ट्स थे उसमें। साथ ही होता है। आप बताएं कि अभी जो वॉर चल रहा है ईरान में, उसका क्या उम्मीद लग रहा है कि कब तक ये रुकेगा? सर युद्ध तो एस्केलेट होता जा रहा है ईरान, क्योंकि यूएसए चाहता है कि यूएसए और इजराइल चाहते हैं कि ईरान पूरा अपना न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम है उसको बंद करे, और रिजीम चेंज, और जो भी रिजीम चेंज हो वो यूएसए के कंसेंसस से हो, लेकिन ईरान बॉक डाउन नहीं करना चाहता है। तो यही उम्मीद है कि सही शायद ये लंबा चल सकता है। लंबा चल सकता है। बट ईरान के पास जो आर्सेनल है मिसाइल्स का, वो तो हो सकता है जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर कहाँ से लाएंगे वो? सर उनका डोमेस्टिक आर्सेनल का जो इंफॉर्मेशन है वो इतना पब्लिक डोमेन में है नहीं, बट हो सकता है कि या अमेरिका ने गलत असेसमेंट कर लिया। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने असेसमेंट किया कि 2-4 दिन में उनका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लंबा चल गया। हाँ सर। हो सकता है। अच्छा, आप बताएं कि अभी कहाँ कहाँ वॉर चल रहा है पूरे विश्व में? सर रशिया, यूक्रेन, ये वेस्ट एशिया में यही ईरान, इज़राइल और USA। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सूडान, इरिट्रिया,
सूडान और सूडान छोटा सा कंट्री है, एरिट्रिया समथिंग लाइक दैट, उसके बीच कुछ बाकी कई अफ्रीकन कंट्रीज में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन है, बट एग्जैक्टली नाम नहीं पता मेरे को। और कहीं हमारे पास? हाँ सर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसलिए। और कहीं नहीं, कोई मेजर नहीं है, माइनर। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं सूडान में, आपस में ही सब लड़ रहे हैं, तो ये हमारे पूरे विश्व को एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रहा है? सर रीजनल वॉर्स का चल रहे हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि कई देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, तो उसमें मैड वाला जो डॉक्ट्रिन है वो फॉलो होता है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो मेरे हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा ये। मान लीजिए चाइना वेस्ट एशिया वॉर में आ जाए, ईरान को लोग कहते हैं सपोर्ट करता है, तो बढ़ नहीं जाएगा? हाँ सर, बढ़ सकता है इस केस में। तो आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? सर उत्तर प्रदेश में वुमेन्स सेफ्टी के लिए काफ़ी काम हुआ है। क्या हुआ है? सर कई पॉलिसी, जैसे 1090 वुमेन हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर्स बने हुए हैं, और मिशन, कई सरकार की कई मिशंस हैं जो वुमेन के लिए काम कर। कई मिशंस? हाँ मिशंस, कुछ एग्जाम्पल दें। मिशन शक्ति सर, जो इंश्योर करता है कि वुमेन की सेफ्टी और उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और वो एम्प्लॉयमेंट पे और बाकी चीज़ों में बराबर की भागीदार हों। महिला सशक्तिकरण के अलावा और कुछ हुआ है? सर वुमेन एजुकेशन के लिए काम हुआ कि फ्री, अब ये महिला सेक्टर छोड़ दीजिए, बाकी बताइए। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्रेडिट। फिर आप उधर ही जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और कुछ नहीं हुआ यूपी में? अच्छा सर, हाँ सर हुआ है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है, एक्सप्रेसवेज बने हैं, बाकी एयरपोर्ट्स में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बड़े हुए हैं, बाकी टूरिज़्म काफ़ी बड़ा है। टूरिज्म? यस सर। हॉबीज़ क्या है आपकी? सर प्लेइंग टेबल टेनिस। प्लेइंग टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। टीटी प्लेयर्स के नाम बताइए यूपी, मतलब इंडिया से। सर शरद कमल और मनिका बत्रा, सर एक दो और हैं। यूपी से है कोई? यूपी से नहीं है इनमें से। नहीं है। अच्छा, कितना लेंथ होता है जिस टेबल पे खेला जाता है? लेंथ और विड्थ कितना होता है? सर 2.7 क्रॉस 1.5 किस में? मीटर। मीटर्स में। और जो आपकी रैकेट होती है उसमें रबड़ लगाते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? सर रबड़, दो रबड़ ही बोलते हैं, स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज होता है। वो किस लिए यूज़ किया जाता है? सर अगर स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शन, इसे स्पिन के लिए यूज किया जाता है, और अगर हार्ड रबर है तो उसे स्पीड और एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, दो साइड्स होते हैं, एक साइड ये होता है, एक साइड ये होता है। सर एक तरफ हार्ड सरफेस होता है, एक तरफ सॉफ्ट सरफेस है। सॉफ्ट सरफेस स्पिन के लिए यूज करता है, जो हार्ड सरफेस होता है स्मैश के लिए यूज किया जाता है। हार्ड सरफेस स्मैश के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अच्छा। आप कितना फ्रिक्वेंटली खेलते हैं टेबल टेनिस? सर हफ्ते में 2-3 बार खेल लेता हूँ। 2-3 बार खेल लेते हैं। ओके, कॉलेज लेवल पे भी खेला है आपने? हाँ सर, कॉलेज में खेलता था। अब मुझे ये बताइए कि ओलंपिक्स में
टेबल टेनिस में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, मतलब इंडिया ने क्या मेडल्स वगैरह दिए थे? सर मेडल्स तो जीता था, लेकिन मनिका बत्रा वाज फोर्थ इन वुमेन सिंगल्स, और इन वुमेन डबल्स मनिका बत्रा एंड वन मोर प्लेयर फ्रॉम साइड दे रीच टिल क्वार्टर फाइनल। आपका ग्रेजुएशन मैथ्स से है। अच्छा, ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, इसी से मिलता जुलता या लगभग यही एक थ्योरम इंडियन ने भी दिया था, किसी भारतीय ने भी दिया था, और इनफैक्ट इससे काफ़ी पहले। पता है आपको उनका क्या नाम था, जो मैथमेटिशियन थे? सर जानकारी नहीं है सर। ठीक है, बौधायन प्रमेय था वो, बौधायन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। अच्छा, यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, इससे पहले प्राचीन में यूपी या उत्तर प्रदेश या जो भी आपका यूनाइटेड प्रोविंस था, उसकी कैपिटल्स लखनऊ के अलावा और कौन कौन सी रही हैं? सर आगरा रही है। किस टाइम पे? सर आगरा थी मुगल्स ड्यूरिंग स्लेव डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। सर एग्जैक्टली पता नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले 1857 और 1947 के बीच में कौन कौन सी कैपिटल्स थी? इलाहाबाद थी कैपिटल कभी? सर इलाहाबाद नहीं थी यहाँ तक। नहीं थी? सर एग्जैक्टली नहीं पता सर। अच्छा, अगर मान लीजिए यूपी में दूसरी कैपिटल बनानी हो, ठीक है, तो आप किस प्लेस को चूज करेंगे और क्यों? सर इलाहाबाद। दोनों ईस्टर्न यूपी में। अच्छा, यूपी को छोड़िए, बाकी कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ दो कैपिटल है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गैस कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रायपुर ही तो है सर। उत्तराखंड में? हाँ सर, उत्तराखंड देहरादून है। शिमला नहीं, गैर सैंड है दूसरी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि यूपी में या आज की समाज में जाति का कितना प्रयोग है? जातियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या जातियाँ सिर्फ जो है पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए होती हैं? आपके हिसाब से किसी डेवलप्ड नेशन में जाति जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ठीक है? हम एक तरफ जो है डेवलप नेशन की बात करते हैं, हम अभी भी डेवलपिंग नेशन है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ और ये सारी चीज़ें, उसके बाद दूसरी तरफ हम जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं, जातिगत आरक्षण दे रहे हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए? सर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये तो हमारे समाज की सच्चाई है, लेकिन कास्ट स्लर यूज़ करना ये ठीक नहीं है। और बाकी रिजर्वेशन है वो जो दिया गया है, वो तो जो कई सालों से सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इसके कारण दिया था कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनकी सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को। अच्छा, जो लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं उन जातियों को छोड़ के बाकी जातियों को आरक्षण दे दिया जाए, बाकी सबके लिए आरक्षण क्यों? सर उसके लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, इस पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहा है। अब वो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितनी जाति। कई सारी कम्युनिटीज़ बहुत एफ्लुएंट हैं, उनको आरक्षण अभी भी दिया जा रहा है। आपको लगता है कि वो आरक्षण जारी किया जाना चाहिए? सर अगर ऐसा है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि उनको जितना उनको समाज में आगे बढ़ चुकी, अगर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो आप ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर कई जातियाँ ऐसी हैं जिनको इकोनॉमिकली काफ़ी बड़े लेवल पे आ गई, लेकिन फिर भी कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी उनको फेस करना पड़ता है, तो उस हिसाब से। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपके ऑफिस में मान लीजिए आप एसडीएम हैं और आपके ऑफिस में यू सी दैट दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर बीइंग दे आर इन प्रिविलेंस, जहाँ पर अभी भी जाति के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की परंपराओं को जन्म देते हैं। कई सारे टी क्लब्स बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ पर जातिगत आधार पर जो है उन लोगों को जो है आपस में एक तरीके का वो है, मतलब सामूहिक वो है, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनको अलग, उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता।
आप पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि इस तरीके की कंडीशन चल रही है, लोग जो सेम जाति वाले सेम कास्ट वाले साथ में लंच करते हैं, बाकी लोगों को अलग कराया जाता है, उन्हें आपस में जो है मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये कंडीशन देख के आप क्या करेंगे? सर ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं सबसे पहले अपने ऑफिस में कुछ प्रोग्राम्स रखूँगा जिसमें सब आए, एक दूसरे से मिलें और मतलब उनके बीच ना ब्रदरहुड बढ़े, और ये इंश्योर करूँगा। और दूसरा ये कि अगर मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो मैं उनसे पर्सनली बात करूँगा, या कोई किसी को कुछ फील हो रहा है तो उनसे पर्सनली बात करूँगा और उसको, और जो कर रहा है उससे भी बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि एक दूसरे के लिए ट्रस्ट डेवलप हो। और हाँ सर यही। अच्छा, यूपी का बजट इस बार आया तो उसके टॉप 3 पॉइंट्स क्या हैं? सर सबसे ज़्यादा एलोकेशन सर, नहीं आइडिया? सॉरी सर बजट दे। ओके, शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन है इस बार, तो ऐसा क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है जबकि हम कह रहे हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं? पास्ट में भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या आगे यूपी से बहुत सारे कैंडिडेट्स निकलते रहे हैं, तो शिक्षा की ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जिसके लिए हमें जो मोस्ट पार्ट बजट का है वो शिक्षा पे एलोकेट करना पड़ रहा है? शिक्षा में अभी भी वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कमी है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके करिकुलम और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बजट एलोकेट करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की थोड़ी कमी है, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स ग्रुप के बच्चे हैं, कोई रूरल एरिया से आता है, कोई अर्बन एरिया से आता है, उनके लिए अगर निःशुल्क शिक्षा होगी और निःशुल्क तो राइट टू एजुकेशन में हाँ, करेंगे अगर क्या? बड़े एजुकेशन में सीट्स ज़्यादा होंगी ना तो उनको ज़्यादा चांसेस है कि उनका दाखिला मिल जाएगा। तो मतलब पहली बात कर रहे हैं हम कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कमी, जबकि हम देखते हैं एआई के लिए यूनिवर्सिटी, फिर आयुष यूनिवर्सिटी, हाँ नई तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ है उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं, तो उस क्षेत्र में तो हम काम कर रहे हैं। तो अगर प्राइमरी शिक्षा की बात करें वहाँ पे क्या चुनौतियाँ दिखती हैं आपको? सब प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स का प्रॉब्लम है कि टीचर्स इतने बच्चों से इतने टेक्निक, सब टीचर्स आर नॉट ट्रेंड। 3 पॉइंट में सोचिए कि 3 अलग अलग पॉइंट क्या हो सकते हैं? सर टीचर्स का ट्रेनिंग का इशू है, दूसरा ये इशू है कि रूरल स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि और तीसरा इशू ये है कि मिड डे मील में भी इशू आ रहा है कि कई इशू आ रहे हैं कि क्वालिटी फूड नहीं मिलता है, और बाकी भी इशू है। ओके, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है प्लस उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प जो है, सर इनको मिला के क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं और क्या और बेहतर की जा सकती हैं? सर इनको ऑपरेशन कायाकल्प और एनईपी मिला के प्राइमरी स्कूल्स में कुछ इनरोलमेंट बढ़ा है, बाकी ड्रॉप आउट्स थोड़े कम हुए हैं। और अच्छा इसमें ये हो सकता है कि जो करिकुलम है ना वो बच्चों के हिसाब से बनाया जाए, बच्चों को जो फेवर करे, और बाकी जो बाकी अवेयरनेस की कमी है कि आप अवेयर करिए विलेजेस में आके, रूरल एरियाज में आके, कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ठीक, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफ़ी पहले इस्टेब्लिश कर दी, यूपी में भी इस्टेब्लिश हुई, 33% रिजर्वेशन भी मिला है, तो अब ऐसी गवर्नेंस में क्या कोई चेंजेस नए तरह के रिक्वायर्ड हैं क्या पॉलिटिकल सेटअप में जो इसे और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं? सर प्रेजेंट टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, बाकी जो रूरल एरियाज़ में पंचायत में जो सर्विसेज है ना उनको डिजिटाइज करना चाहिए, ई पंचायत का गठन करना चाहिए, और बाकी जो पंचायत में जो स्कीम्स लागू होती हैं उनको इंक्लूसिव बनाया जाए कि जिससे गांव के हर
क्षेत्र के 50,000 से ज़्यादा पंचायत भवन बनाए गए हैं। कंप्यूटर भी उनमें एक मेजर पार्ट है कि कंप्यूटर्स वगैरह ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये तो किया जा रहा है। तो हम पॉलिटिकल सेटअप में हम जब देखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बस दिखावे के लिए या देखने के लिए है, ऐसा क्यों है? उसको कैसे बदल सकते हैं? सर उसके लिए हमें एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और बाकी प्रॉपर चेकिंग, मतलब डीएम या एसडीएम के द्वारा प्रॉपर चेक करना कि जो गाइडलाइंस उनके द्वारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई महिला वहाँ पे सरपंच है तो उसकी जगह उसका हस्बैंड चीज़ों को देख रहा है, तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा हमें। और अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं जो सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप है वो ठीक है, लोकल सेल गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है वो सारा ठीक है, बस हमें जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसे चेंज करना है। यस, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी चेंज करना है, बाकी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ओके।